हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल। यहाँ पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। चलिए, तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है वो चल रही थी जिसमें हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं। डिमांड थ्योरी के 2 पार्ट्स जो हैं हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। ठीक है, एक पार्ट में हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन की, लॉ ऑफ डिमांड की, डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड एंड द वेरियस फैक्टर्स डिटर्मिनिंग डिमांड। ठीक है, इन सब के बारे में हमने अपने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पर क्लिक कर पहले वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने पार्ट 2 में मूवमेंट और शिफ्ट्स जाना था, क्या होता है एक्सपेंशन, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है इंक्रीज़ इन डिमांड, डिक्रीज़ इन डिमांड। इन सब के बीच में अच्छे से हमने डिस्टिंक्शन पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर वो वाली वीडियो भी आपने मिस कर दी है तो उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं तो आज की क्लास जो है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और आपका जो टाइम है वो थोड़ा ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ उन लोगों के लिए जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा नाम सिमरन सहगल है। मैं 3 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और मैंने खुद 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ इन इकोनॉमिक्स क्वालिफाई किया है। मेरा एक आर्टिकल भी पब्लिश्ड है ऑप्टिमा में जिसका ISBN नंबर गिवन है स्क्रीन पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया है। मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बदौलत आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ वीडियो में। तो अगर आप सबकी परमिशन है तो बढ़ें आगे। चलिए, तो हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। ये ब्लू वाले जो सर हैं इनके बारे में हमने पढ़ा है। देन ये डोनाल्ड डक का क्या सीन था वो भी हमने पढ़ा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों का क्या रिलेशन है हमारे डिमांड और डिमांड फंक्शन से, तो जल्दी से जाके पार्ट 1 चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ा ये डिमांड फंक्शन, वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, देन इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड, देन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, देन मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, उनके डायग्राम्स, देन एक्सपेंशन वर्सेस इंक्रीज इन डिमांड, उसके डायग्राम्स, देन कंट्रैक्शन वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड, उसके डायग्राम्स, देन यस ये है हमारे आज का टॉपिक जो हमें शुरू करना है इस वीडियो में। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको कह दिया था कि सब्स्टिट्यूट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी सीरीज़ के अंदर डिमांड थ्योरी की। तो वो दिन आ चुका है कि हम अब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस इसका करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स which can be used in place of one another। ठीक है, ये वो गुड्स हैं जो किसी और की जगह पर यूज़ हो सकते हैं। क्या एग्जाम्पल मैंने इसका दिया था, कोका कोला और पेप्सी। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोका कोला दे दिया जाए या फिर मुझे पेप्सी दे दिया जाए। ठीक है, मैं कोका कोला की जगह पर पेप्सी को यूज़ कर सकती हूँ, पेप्सी की जगह पर कोका कोला को यूज़ कर सकती हूँ। इसका क्या मतलब है कि कोका कोला और पेप्सी आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना ये चीज़ सब्स्टिट्यूट है किसी और चीज़ की, इसका क्या मतलब है उसकी जगह पर वो चीज़ यूज़ हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स विच कैन ओनली बी यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। इसका क्या मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही यूज़ होंगे किसी भी सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर मुझे किसी की भी वांट को सेटिस्फाई करना है तो ये जो 2 तरीके के गुड्स हैं आपस में एक साथ ही यूज़ होंगे, अलग अलग इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने बताया था चाय बनानी है अगर मुझे, तो टी और शुगर जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। बिना चाय पत्ती के चीनी का कोई रोल नहीं है, बिना चीनी के चाय पत्ती का कोई रोल नहीं है चाय बनाने में, है ना। तो ये जो गुड्स हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाती हैं। अब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं
उनका डिमांड कर्व कैसा बनता है, ठीक है, वो हमें देखना है अब। तो डिमांड कर्व कैसा बनता है, देखिए ऐसा बनता है डिमांड कर्व सब्स्टिट्यूट गुड्स का, अपवर्ड स्लोपिंग। अब आप कहेंगे भाई अभी तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था पिछले ही पार्ट के अंदर कि डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कैसे बन गया? क्या ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की? नहीं, ये लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन नहीं है। अब यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बना है, आप देखिए, मैंने बताया था कोई भी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो। अब आप देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, डिमांड ऑफ टी, ठीक है, या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। और अगर मैं बात कर रही हूँ वाई एक्सिस पे, तो उसमें क्या है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी नॉट टी। अगर यहाँ पर होता प्राइस ऑफ टी और नीचे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, तो मेरा डिमांड कर्व कैसा बनता, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। या फिर प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी, तो मेरा कैसा बनता, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मुझे पता है कि टी और कॉफ़ी जो है आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। अब वो सारे लोग कमेंट में मत लड़ने लग जाना जो कॉफ़ी और टी की जिनके बीच में वॉर चलती रहती है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि टी और कॉफ़ी को एज बेवरेजेस हमने कंसिडर किया है, ठीक है, कि अगर मुझे कोई बेवरेज चाहिए, कोई हॉट बेवरेज चाहिए, तो मैं या तो टी ले लूँगी या मैं कॉफ़ी ले लूँगी, ठीक है। चलिए, तो अब हमें पता है प्राइस ऑफ कॉफ़ी और डिमांड ऑफ टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन गुड वो भी इंक्रीज करने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज कर जाए मार्केट के अंदर, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी विल फॉल। अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज कर जाए तो एज पर द लॉ ऑफ डिमांड उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और क्योंकि इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर गई है, इसका प्राइस इंक्रीज होने से टी का जो प्राइस है वो तो उतने का उतना ही है मार्केट में जितना पहले था। तो अब अगर मुझे कोई हॉट बेवरेज लेनी होगी तो मैं टी ले लूँगी, क्योंकि वो तो उतने ही प्राइस पर अवेलेबल है अभी भी। तो इसका मतलब जब मेरे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस, जब कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो मेरे गिवन गुड का क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, यानी कि टी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा भी हो सकता था, अगर कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज कर जाता, अगर कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज कर जाता तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती, ठीक है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब भी प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी विल इंक्रीज। अब क्योंकि एज कंपेयर टू कॉफ़ी टी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि टी का तो वही प्राइस है जो पहले था, लेकिन कॉफ़ी का प्राइस जो है वो गिर चुका है, तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड और टी को भी गिरा दूंगी, ठीक है। तो कैसा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है। इसीलिए जो मेरा डिमांड कर्व यहाँ पर बना है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अब ये अपवर्ड स्लोपिंग सिर्फ जो ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है ये सिर्फ ये चीज़ दिखा रहा है कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी और डिमांड ऑफ टी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। बिटवीन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन गुड एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये जो डिमांड कर्व है ये इसीलिए अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड की, हमें ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की। तो कॉम्प्लीमेंट्री का ऐसा बन रहा है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। अब हम कहेंगे देखते ही हाँ भाई ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड को कर नहीं रहा होगा वायलेट, है ना। तो यहाँ पर भी ये रीजनिंग नहीं चलेगी, क्योंकि अब देखिए वाई एक्सिस पर क्या है, प्राइस ऑफ शुगर, एंड एक्स एक्सिस पे क्या है, डिमांड ऑफ टी। दोनों अलग अलग कमोडिटीज़ हैं और दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। अभी हमने बात भी की थी टी और शुगर जो है हमेशा साथ में ही जाएंगे चाय में, ठीक है। इंडिविजुअली इन दोनों का कोई रोल नहीं है। इसीलिए डिमांड कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ पर बना है, क्योंकि
जब मेरे प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज कर जाए, ठीक है, मान लेते हैं मार्केट में शुगर का प्राइस इंक्रीज कर गया, तो लॉ ऑफ डिमांड से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही शुगर की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, अब मेरे पास शुगर कम अवेलेबल है और मैं शुगर के साथ ही टी को यूज़ करती हूँ, तो मैं ज़्यादा टी लेकर क्या करूँगी, ऑब्वियसली मैं टी की भी जो डिमांड है वो कम कर दूँगी, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला, जैसे ही मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज़ किया, जैसे ही शुगर का प्राइस इंक्रीज़ किया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन गुड या फिर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी जो है मेरी फॉल कर गई। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए मेरा यहाँ पर डिमांड कर्व कैसा बना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी सिर्फ रिलेशनशिप दिखा रहा है हमारे प्राइस ऑफ शुगर और डिमांड ऑफ टी के बीच में, ठीक है, सिर्फ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए कर्व बनाया गया है। तो ये भी मेरे लॉ ऑफ डिमांड को किसी भी तरीके से वायलेट नहीं कर रहा है। समझ में आती है ये चीज़ आप सबको? चलिए, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में डिफरेंस। एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस और हमारी गिवन कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डिमांड कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा और ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट नहीं करता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स हैं? ये वो गुड्स हैं जो हमेशा साथ में ही यूज़ होंगे किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन गुड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है और यहाँ पर भी मेरा लॉ ऑफ डिमांड वायलेट नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं नॉर्मल वर्सेस इन्फीरियर वर्सेस गिवन गुड्स, ठीक है, कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स क्या होते हैं। तो नॉर्मल गुड्स को याद करने का एक तरीका है जो मैंने पहले भी पिछले पार्ट में बताया था कि ये वो गुड्स हैं जिनके साथ एक नॉर्मल फिनोमेना चलता है, ठीक है। नॉर्मल फिनोमेना चलने का क्या मतलब है? हमें हमेशा नॉर्मल गुड्स को इनकम के साथ रिलेट करना है, ठीक है, कि जब मेरी इनकम बढ़े और एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़े, क्या बोला मैंने? जब मेरी इनकम बढ़े उसके साथ किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़े, तो वो कैसा गुड है? वो नॉर्मल गुड है, ठीक है। अब यूजुअली आप अपनी लाइफ के अंदर अगर देखें, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं कमोडिटीज़ को, ठीक है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है लाइफ का कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो जिन गुड्स के साथ चलता है वही नॉर्मल गुड्स होते हैं, जिनके साथ एक नॉर्मल फिनोमेना ऑफ लाइफ चल रहा है वही नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है। और ये मेरा तरीका है याद करने का, तो ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये किसी भी हमारे इकोनॉमिस्ट ने नहीं बताई है ये चीज़, ये मेरा खुद का तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो जब इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़े किसी कमोडिटी का, तो वो कैसी गुड है? नॉर्मल गुड है। या फिर इनकम कम होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए तो वो कैसी गुड है? नॉर्मल गुड है। कैसा रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। किसके साथ? इनकम के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स हैं? तो इन्फीरियर गुड्स नाम से ही पता चल रहा है इन्फीरियर हैं, ठीक है। एक होता है सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। सुपीरियर का क्या मतलब है? जो रिच प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं। इन्फीरियर गुड्स कौन से हैं? इन्फीरियर गुड्स वो हैं जो बहुत ही हल्की क्वालिटी के गुड्स हैं, ठीक है, कम क्वालिटी के गुड्स हैं। तो ये जो गुड्स हैं इन्फीरियर गुड्स, ये हमेशा लो लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर ही डिमांड किए जाएंगे। जब आपकी इनकम कम होगी आप तभी इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप इनको नहीं खरीदने वाले, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ब्लैक एंड वाइट टीवी और कलरफुल टीवी का, ठीक है ना। चलिए, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी आजकल तो खैर चलता नहीं है ये, पर फिर भी अगर आपकी इनकम लेवल कम होती पहले के ज़माने में, ठीक है, तो आप क्या करते थे? ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदते थे। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ने लग जाती थी तो आप एक कलर टीवी खरीद लेते थे, ठीक है। आपके दादा दादी ने भी आप लोगों को बताया होगा या मम्मी पापा ने भी बताया होगा ये चीज़ कि
पहले सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ चलते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती थी लोगों की, क्लियर। लेकिन पूरे मोहल्ले में एक ऐसा ज़रूर होता था जिसके पास एक कलर टीवी होता था, ठीक है। अब वो कौन होता था? जिसके पास इनकम ज़्यादा होती थी, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता था, ठीक है। वो कहते थे कि वो संडे को जाते थे सारे एक साथ मिलकर मूवी देखते थे उस टीवी पर, है ना, पूरा मोहल्ला जाकर देखता था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जो हमेशा लो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ही खरीदे जाएंगे, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट टीवी। लेकिन कलर टीवी क्या है? वो एक नॉर्मल गुड है जो हाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जब मेरी इनकम फॉल करे और किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करे, ठीक है। जब मेरी इनकम फॉल करे और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करे, तो वो गुड्स कैसे गुड्स हैं? वो इन्फीरियर गुड्स हैं। और इसका वाइसा वर्सा भी हम देख सकते हैं, जब मेरी इनकम इंक्रीज करे और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस द कमोडिटी डिक्रीजेस, तब ये कैसे गुड्स होंगे? ये भी इन्फीरियर गुड्स होंगे। इसका मतलब इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप है इनकी क्वांटिटी डिमांडेड का? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि गिफिन गुड्स क्या होते हैं। तो गिफिन गुड्स जो हैं वो एक एक्सट्रीम केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स ही होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके के इन्फीरियर गुड्स ही हैं, लेकिन इनकी एक स्पेशल फीचर होता है, ठीक है। वो क्या फीचर होता है? कि इनका प्राइस इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्राइस इफ़ेक्ट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ करेगी, या फिर अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ करेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। लेकिन गिफिन गुड्स के साथ ऐसा नहीं होता। गिफिन गुड्स में पॉजिटिव चलती है ये चीज़, नेगेटिव नहीं चलती। कि जब भी प्राइस बढ़ेगा इन कमोडिटीज़ का तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, और जब भी इनका प्राइस कम होगा तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। वायलेट कर रहा है हमारे लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है। इसीलिए हम गिफिन गुड्स को कहते हैं इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। गिफिन गुड्स जो है वो हमारे लॉ ऑफ डिमांड की एक एक्सेप्शन है, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें आगे सीरीज़ में जब हम करेंगे प्राइस इफेक्ट, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट की बात करेंगे, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि गिफिन गुड्स का ये जो पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट वाला फीचर है ये है ही क्या, ठीक है ना। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए, वेट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी सारी की सारी वीडियोस जो हैं अपलोड करती रहूँगी। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज़ में, ताकि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ, क्लियर। चलिए, तो अब अगर हम इनके डिमांड कर्व्स की बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे अपने एंजल कर्व वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। जब हम इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व वाले चैप्टर में हम ये कवर करेंगे इनके डिमांड कर्व्स कैसे होते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस हमें इतना ही समझना था इस यूनिट में कि नॉर्मल गुड्स क्या हैं, उनका इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन्फीरियर गुड्स क्या हैं, उनका इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप है, गिफिन गुड्स क्या है और उनका इनकम के साथ और प्राइस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा है कि गिफिन गुड्स एक इन्फीरियर गुड है, तो आप देखिए इनकम के साथ तो वही रिलेशनशिप होगा गिफिन गुड्स का भी जो इन्फीरियर गुड्स के साथ है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन प्राइस जो है, प्राइस के साथ उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसीलिए एक एक्सट्रीम केस है हमारे इन्फीरियर गुड्स का। समझ में आती है ये चीज़ सबको? तो इसी के साथ हमारा डिमांड थ्योरी जो है वो एंड पर आ जाता है। इसके साथ हमारी डिमांड थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। 3 पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड किया था और तीनों पार्ट्स हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानना चाहते हैं क्या है, उसकी कितनी डिग्रीज होती हैं, इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या प्रॉपर्टी होती है, और जो कितने कितने मेथड्स हैं हमारे, 5 तरीके के मेथड्स हैं इलास्टिसिटी को निकालने के लिए। जी हाँ, 5 तरह के, ठीक है। तो अगर वो 5 तरीके के आप इलास्टिसिटी को निकालने के मेथड्स जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो
को जल्दी से लाइक कर दीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आप वो वीडियो को मिस ना करें। क्लियर? अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो मेरा हैंडल है माइंड योर इकोनॉमिक्स कर। देन अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से है। अगर आप कोई बिजनेस इंक्वायरी के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो mindyoureconomics@gmail.com के ऊपर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 1-on-1 प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर भी है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ओवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। हम देख लेंगे आपकी कैसी प्रिपरेशन करवानी है। अगर आप 11th 12th या PhD एंट्रेंस या फिर ग्रेजुएशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको करवाती हूँ। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आगे की वीडियोस के लिए भी आते रहिएगा। So stay healthy, wealthy and nerdy. Do not forget to mind your economics. Thank you.